हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी सीरीज। अब तक हमने इस चैप्टर में दो लेक्चर्स को देख लिया है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने काफी डिटेल में कुछ बातों को पढ़ा। उसको पहले एक जरा सा रिकैप ले लेते हैं और मैं आपको याद दिला दूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पिछले दो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बाकी दोनों लेक्चर से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। तो इस चैप्टर की जब स्टार्ट हमने किया था तो हमने लेक्चर 1 में रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर उसके अलावा हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा। वैसे ही हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, उसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा। आज जो हम जहां से शुरू करने वाले हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज के अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो इस लेक्चर का जो पहला टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे वो आपको एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। मैं इसको बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूं तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव और टू द पॉइंट जो होगा उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले हमारे जो मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम समझेंगे अभी कि प्यूबर्टी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू करने से पहले हम आएंगे प्यूबर्टी पर कि प्यूबर्टी बेसिकली क्या होता है। अगर हम देखें कि प्यूबर्टी बेसिकली एक ऐसी एज होती है जहां पर आप अगर उस एज को अचीव कर लेते हैं तो आप कोई ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली आप सेक्सुअली क्या हो सकते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। मेल में जो होता है प्यूबर्टी की जो एज है वो 12 से 15 साल की हो जाती है। मतलब अगर 12 से 15 साल का बच्चा हो गया है तो वो सेक्सुअली क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। अब मेल्स में प्यूबर्टी का जो ऑनसेशन है, जो आ जाता है प्यूबर्टी, वो बेसिकली एक हार्मोन के तहत आता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। वहीं हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू होती है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, अगली स्लाइड पर उसको जरूर पढ़ेंगे। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल्स में शुरू हो जाएगी, जिसे हम मीनार्की भी कहते हैं, तो उसके ऑनसेट जब शुरू हो जाता है तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि फीमेल ने प्यूबर्टी को अचीव कर लिया। उसके अलावा प्यूबर्टी का जो एज होता है फीमेल्स में वो 10 टू 14 ईयर्स है, यानी 10 से 14 साल की उम्र में उनको प्यूबर्टी अचीव हो जाती है। जब जैसे कि मेल के केस में अगर आप प्यूबर्टी को देखेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग रहती है, पर फीमेल में ऐसे नहीं रहता। फीमेल में एक पॉइंट आता है जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। उस एज पर यानी कि 45 से लेकर 50 के दरमियान की जो एज होती है, उसके दरमियान में अगर आप देखेंगे तो मेनोपॉज हो जाता है। उसके बाद जो है फीमेल जो है चाइल्ड बॉर्न नहीं कर सकती, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मीनार्की, मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज जो है ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। इसके बारे में आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है अब हम उस पर जाएंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। तो मैं इस ऑडियो को ध्यान से सुनना यहाँ से, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेसिकली दो दो जगह पर अलग अलग साइकिल चलती है, उनको मिलकर टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल बनता है। नाम इसका ओवेरियन साइकिल दिया है, पर याद रखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो दो चीजों का रिजल्ट है। एक तो ओवरी में जो चीज हो रही है वो, प्लस यूटेरस में जो हो रहा है वो। तो पहला ही पॉइंट आपका ये है, इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेनली इन यूटेरस। तो दो चीजों से ये होता है, यूटेरस एंड ओवरी। मेंस्ट्रुअल जो वर्ड है वो आता है, वर्ड जो बनता है वो उससे बनता है मेंसेस से। और मेंसेस का मतलब होता है मंथ, क्योंकि एक मंथ में एक पीरियोडिसिटी में रिपीट होता है। हर 28 दिन की जो पीरियोडिक साइकिल होती है उसमें ये क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये पीरियड्स का जो मामला है, अगर इसमें सपोज करो किसी को 2 महीने 3 महीने बाद पीरियड्स हो रहे हैं तो यानी कि वो पीरियोडिसिटी प्रॉपर नहीं है। ठीक है। अब बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी अगर बात करेंगे कि इसको बताया जाए कि एक्चुअली में है क्या, तो इस साइकिल का जो मेन जो पार्ट है वो है एग का रिलीज होना। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि एग मैच्योर हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल ओवरी में की लाइनिंग की तरफ उसको शिफ्ट कर देता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगा और एग क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो वही पढ़ना है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है, इसीलिए कह रहा हूं कि पिछले लेक्चर को देखो जरा। अच्छा, जो ये एग होता है हमारे पास दो ओवरी होती है, तो अल्टरनेटली हर एक बार में एक ओवरी से क्या होता है, एक एग क्या होता है, रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान में। अब जो हमारी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके कुछ फेजेस में डिवाइड है। कहीं पर 4 फेज है, कहीं पर 3 फेज में डिवाइडेड होती है। हमारे टेक्स्ट में 4 फेज है, तो हम चारों फेजेस को देखेंगे। पहला जो हमारा फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। पहले पॉइंट में काफी नंबर्स आपको दिए हुए हैं। पहला जो फेज है उसके अंदर लॉस ऑफ ब्लड होता है, 45 से 100 ml जो है ये ब्लड लॉस होता है। और पहला जो फेज है 3 से 7 दिन के दरमियान में चलता है। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो 5 दिन यानी डे 1 से लेके डे 5 के दरमियान में होता है, ठीक है। अब बेसिकली ये होता क्यों है ये सुनो। ये फेज शुरू होता है एक्चुअली एंडोमेट्रियम जो एक लेयर होती है यूटेरस के अंदर, वो रप्चर होना शुरू होती है, वो टूटना शुरू होती है। अब वो टूटती क्यों है, वो टूटती इसीलिए है कि उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये जो दो है, ये दो हार्मोन्स है जो एंडोमेट्रियम की क्या करते हैं, लाइनिंग को कंट्रोल करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। तो अगर इनका लेवल कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम टूटना शुरू होगी। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो भी टूटना शुरू होते हैं, और ये सारा का सारा जो है वो ब्लड के फॉर्म में वजाइना के थ्रू क्या होता है, बाहर आता है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि इनका लेवल कम क्यों होता है। इनका लेवल कम इसीलिए होता है कि हम इसको फिर से पढ़ेंगे एक्चुअली। इनका लेवल इसीलिए कम होता है, किन का इनका मैं बोल रहा हूं, मैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की बात कर रहा हूं। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल इसीलिए कम होता है क्योंकि ओवरी से जो एग निकला है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, और अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो क्या होगा, ब्रेक होना शुरू होगा। अब आगे सुनो। अब जब ये ब्लड रिलीज होता है तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ब्लड के अंदर होता है फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन जो है इसको क्लॉट होने नहीं देता, ठीक है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा एक नाम है जिसे हम कहते हैं फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं, क्योंकि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तभी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तभी मतलब बेसिकली क्या होगा, ब्लड बाहर आएगा, ठीक है। इतना समझ के अच्छा। अब दूसरी बात ये भी सुनो। अभी थोड़ी देर ये थोड़ी देर पहले तुमसे मैंने ये कहा कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो याद रखो किसी और का लेवल बढ़ता है। वो जो लेवल जिसका बढ़ता है वो है एफएसएच का। एफएसएच माने के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेंगे, फॉलिकल को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो कुछ फॉलिकल जो है जो प्रीमोडियल फॉलिकल प्राइमरी में, और कुछ फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपका पहला फेज था जिसके अंदर एंडोमेट्रियम के लेयर के टूटने की वजह से, या वो जो टूट रही है उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल तो कम होता है तो किसका लेवल बढ़ता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा क्या, प्रीमोडियल जो है फॉलिकल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करेगा। इस तरह से तुम्हारा पहला मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम जाएंगे दूसरे वाले पर। दूसरा जो फेज है उसका नाम जो है प्रोलिफेरेटिव या फॉलिकुलर फेज या पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी कहा जाता है। प्रोलिफेरेटिव का मतलब होता है किसी नंबर का इंक्रीज होना या उसकी तादाद को बढ़ाना। फॉलिकुलर फेज नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, फॉलिकल्स का क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज हो जाता है तो इसे हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। तो नंबर्स देख लो पहले, 5th डे से लेकर 13th डे तक ये रहेगा।
अच्छा, इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ा था जिसमें हमने एग नेस्ट के बारे में पढ़ा था। काफी सारे एग जमा होंगे और उसमें से एक एग जो होगा वो क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और बाकी सारे एग में से एक एग को प्रोटेक्ट करेंगे जो आगे जाके क्या होगा, ओवा बनेगा जिसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। तो यहाँ पर वही होगा। ठीक है, इसके अलावा अब ये जब होना शुरू होगा तो अब वो जो एंडोमेट्रियम एक बार टूट गई थी, अब वो फिर से एंडोमेट्रियम का पॉलिफरेशन शुरू होगा। अगर एंडोमेट्रियम का पॉलिफरेशन शुरू होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक साइड पर जहां पर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो रहा है वो ओवरी में हो रहा है, जो कि आप सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं, और जो एंडोमेट्रियम का पॉलिफरेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यूटेरस में हो रहा है। ठीक है, अब और एक बात भी याद रखो, जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू होता है, वो जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी क्या होता है, बढ़ाना शुरू करता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अब तक हुआ क्या है, अब तक बेसिकली ये हुआ है कि ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होना शुरू हुआ है। ठीक है, अब उसके अलावा ये हुआ है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी क्या है, उसका लेवल भी बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये सेकेंड फेज हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तीसरा फेज जो है, जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, उसे हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या होगा, एग रिलीज होगा। ठीक है, अब ये जो होगा 14th डे पर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब क्योंकि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब बढ़ेगा तो ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा, और अगर पिछले लेक्चर से इसको कनेक्ट करोगे तो ग्राफियन फॉलिकल का जब रप्चर होगा तो उसके बाद क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा कहां पर, ओवरी में। ठीक है, और इस पीरियड के दरमियान में क्या होता है, माइल्ड से सीवियर पेन जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा फेज था। अब आते हैं हम चौथे फेज पे। चौथे फेज का जो नाम है उसे हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज, जो कि यूटेरस में होता है, या हम ल्यूटियल फेज कहते हैं जिस क्योंकि उसमें ल्यूटेन सेल क्या होती है, बनती है। ये लॉन्गेस्ट फेज कहलाता है। आपको 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक ये मिलेगा। इसका एक्चुअली पीरियड जो होता है फिक्स होता है, मतलब ये 14 दिन बराबर चलेगा ही। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा ये कि हमारा एग तो रिलीज हो चुका है, ग्राफियन फॉलिकल बस्ट हो चुका है, बाकी जो फॉलिकल्स होंगे वो मिलकर क्या बनाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, एक लेयर जो है वो बनाएंगे। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ चुका है तो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो पॉइंट नंबर 6 को देखो। हाँ, बीच वाले पॉइंट को थोड़ी देर रख दो। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, इसीलिए इसे हम सिक्रीटरी फेज कहते हैं। और ये बेसिकली होता कहाँ है, यूटेरस में होता है। समझ में आया? अच्छा, अब इसके अलावा ये भी याद रखो, अब ये जो तीन हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं, बेसिकली ये जो रिलीज होने की वजह से ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को जो है वो काफी थिक बना देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 तक क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है, अब ये तीन हार्मोन कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, वहां पर रिलीज हो रहे हैं। उसके साथ साथ क्या बन चुका है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो चुका है, बन चुका है। अब अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये ज्यादा से ज्यादा 2 वीक तक सरवाइव कर सकता है। अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम फिर कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस अल्बाइकन्स में, क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा था, एंडोमेट्रियम बन रहा था, और कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या कर रहा था, हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा था। बराबर, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट कर रहा था जिससे एंडोमेट्रियम बढ़ रहा था। अब कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को मेंटेन करके रखा है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को मेंटेन करके रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि एंडोमेट्रियम मेंटेन है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन खुद को रखने के लिए उसे क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन चाहिए। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो खुद बिगड़ेगा, वो खुद बिगड़ेगा तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल बिगड़ेगा। और अगर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल बिगड़ेगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम खराब होगी, एंडोमेट्रियम की लेयर टूटना शुरू होगी। ठीक है, और इस तरह से फिर से क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग को स्पर्म मिल जाता है, ठीक है, राजकुमारी को राजा मिल जाता है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपके प्रेगनेंसी का जो मतलब फेज आएगा उसका प्रूफ ये होगा कि आपके यूरिन में आपको एक तरह का, ये क्या बोलते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट,
आपको मिलेगा HCG दिखाई देगा, जो आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG आपको दिखाई देगा। और ये आपको ब्लड और यूरिन में दिखाई देगा, तो यूरिन इसका इंडिकेटर होता है, इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर उसमें HCG का प्रेजेंस होगा तो वो बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। होप सो आपको उसको समझने आया होगा। आपको एग्जाम में फॉर श्योर ये पूछेगा, ये मैंने बहुत ही छोटे में बताया, एक्चुअली अगर मैं इसको बताने जाऊं तो इसका 1 घंटे का अलग से लेक्चर बन जाए, ठीक है। अब हम जाएंगे आगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, सॉरी इस लेक्चर के लिए, जो है गेमेटोजेनेसिस। तो आप नाम से ही समझ पा रहे हैं गेमेटोजेनेसिस का मतलब वहां पर लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने टीएस ऑफ टेस्टिस देखा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 4 होना चाहिए, 3 नहीं 4 होना चाहिए, ठीक है। तो आपने आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में देखा होगा टीएस ऑफ टेस्टिस में, ठीक है। वहीं पर स्पर्म क्या होता है, सर्टोली सेल में उनका हेड अटैच होता है और वहीं से क्या होता है, वो ग्रो होते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसके बारे में बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली जो स्पर्म डेवलप होगा, तो स्पर्म डेवलप होने के लिए जो प्रोसेस होगा वो 3 फेजेस में डिवाइड है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। तो देखो अब जरा, अब बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, अब बेसिकली यहाँ होगा जो आपका जर्म सेल होता है, पहले तो डायरेक्टली स्पर्म नहीं बनेगा ना, ठीक है। जो आपका जर्म सेल होगा उसको ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मेरे एरो पर अब ध्यान दो, यहाँ पर आपको ये जर्म सेल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका जो जर्म सेल है, सबसे पहले वो आगे जाके डिवाइड होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगा, यानी क्रोमोसोम अगर माइटोसिस होगा तो अगर क्रोमोसोम 46 थे, डिप्लॉइड था ना, ये 2n था, तो ये दोनों जो डिवाइड हुए फर्स्ट 2 में, तो ये भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। अब इसके आगे भी क्या होगा, माइटोसिस ही होगा। अब ये एक जो है अपने जैसे 2 बनाएगा और यहाँ पर ये अपने जैसे क्या करेगा, 2 बनाएगा। हालांकि देखो इसकी काफी ज्यादा डिटेल्स है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, जितना आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस फेज का एक नाम है, इस फेज को जहां हम जर्म सेल से लेकर यहां तक आए, जहां तक मैंने बताया, इस फेज का नाम है जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। अब ये जो बन गया, अब ये जर्म सेल से जो बन गया इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में से एक को फॉर एग्जांपल ले लो। अब ये जो एक स्पर्मेटोगोनिया है आपका, ये देखो यहाँ पर ग्रो होगा, ग्रो होगा मतलब साइज में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी भी एक सिर्फ ग्रो हुआ है, ठीक है ना, और ये भी अभी भी क्या है, डिप्लॉयड ही है। और अब इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब यहाँ तो माइटोसिस हुआ था, अब यहाँ पर मियोसिस होगा। अब ये मियोसिस होगा तो ये डिप्लॉइड का क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। अब इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। अब मियोसिस 1 के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा, तो ये आपका जो है वो ग्रोथ फेज कहलाएगा, जहां पर आप स्पर्मेटोगोनिया से कहा गए, ये स्पर्मेटोसाइट तक आए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक आए, आपका ग्रोथ फेज हो गया, ठीक है। अब उसके आगे देखेंगे तो यहां से लेके नीचे तक जो है वो आपका मैच्योरेशन फेज कहलाएगा। तो मियोसिस 1 के बाद फिर से मियोसिस 2 होगा। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी माइटोसिस, हम मियोसिस कर चुके थे, तो ये अगर हेप्लॉइड में था तो ये भी क्या है, हेप्लॉइड में है। अब यहाँ आने के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो बनेगा उसे कहेंगे, सॉरी, उसे कहेंगे स्पर्मेटिड। क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। अब ये स्पर्मेटिड से जब आगे जाएगा तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, और उसी से क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। और ये स्पर्मेटोजोआ आगे जाके क्या होगा, सर्टोली सेल्स में अटैच होगा, और यही स्पर्मेटोजोआ आगे जाके नरिशमेंट लेगा उनसे, और क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। और ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये मियोसिस 2 से लेके ये जो नीचे वाला पार्ट है उसे कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद वाला जो आखिरी पार्ट है वो आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उसको खुद पढ़े और समझे। मैंने सोचा था मैं पढ़ाऊंगा, बट उसके अंदर काफी ज्यादा डिक्टेशन और थ्योरी टाइप की है चीजें हैं, मुझे बतानी है, तो वो आपके लिए लास्ट वाला पार्ट, तो आपको वो देखना है। तो फिलहाल में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इसके नोट्स प्रॉपरली बनाओ, पूरा लेक्चर ध्यान सुनो, मैंने काफी अच्छे से सारी चीजें बताई है। चैनल को सब्सक्राइब करो, और बायो के जो वीडियोस उसको रेगुलरली मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा जरूर,
ठीक है, और कोई भी डाउट्स है, कुछ है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।